हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम जंगल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। हरियाणा एचएसएससी जेई का पेपर सिर्फ 25 दिन दूर रह गया है और सीजीएल हरियाणा सीजीएल का पेपर कोई 50 दिन दूर है। दोस्तों, लास्ट के इन दिनों में क्या पढ़े जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा है। सिलेक्टिव स्टडी क्या करने का दोस्तों यही एक टाइम है कि हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा बार पढ़ लिया जाए ताकि इनका रिवीजन भी एक या दो बार हो जाए। ठीक है, अब वो क्या क्या टॉपिक हैं जो आखिरी समय में पढ़ने चाहिए। दोस्तों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका टेक्निकल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी आप चाहे देख सकते हैं। तो उनके लिए जो नॉन टेक पोर्शन है एचएसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पेपर आएगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देर नहीं करते, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारे सामने, वो है जनरल साइंस जीएस। तो पहला हम देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री। आप सभी को पता है दोस्तों, हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। क्या पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, हिस्ट्री में जो पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ हमें पढ़नी है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप पहले जो हड़प्पा कालीन है या मिडिवल हिस्ट्री है वो आप पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी भी हिस्ट्री नहीं छुई भी नहीं है तो क्या करना चाहिए कि भाई पेपर में उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। तो मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेके, ठीक है, गांधी जी कब आए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 1935 में क्या हुआ था, ठीक है, गांधी जी कब पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, सूरज स्प्लिट कब हुआ। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? इंडियन। पहले इंडियन कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे जब ये पार्टीशन के टाइम पे? तो ये सारे जो है गवर्नर जनरल सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इरविन ने, जो जनरल इरविन है उन्होंने क्या, माउंटबेटन ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, सती सिस्टम कब एबॉलिश हुआ। ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं पर ये इसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ये अकबर, बीरबल, बाबर, हुमायूं, दोस्तों ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। ये अब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा तभी पूछा जाएगा कि अगर भाई कोई 50 नंबर की है या 30 या 35 नंबर की, 25 नंबर की कम से कम जीएस आ रही है तो हमें पता है कुछ 15 मार्क्स की जीएस पूछी जाएगी और उसमें पूछना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर सारे आएंगे। तो हम बस वो सिलेक्टेड टॉपिक उठाएंगे इस वीडियो में जो इसके आने के एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो एशियंट हिस्ट्री मत पढ़ना। उस अभी भाई बुद्धा ने कब आए थे हड़प्पा मोहनजोदारो में क्या था, ये सब अब कोई नहीं पूछता। अशोका कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो करनाल से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए है। सेकंड बैटल ऑफ तेरेन कौन हुआ था, पृथ्वीराज जीता था या गौरी जीता था, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा से जुड़ा है और ये पेपर हरियाणा का है। बाकी मौर्यन एम्पायर क्या हुआ था ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि भैया हमारा सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम से कम वो 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए ताकि वो पेपर में जब आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई पहला ऑप्शन सही है, बी है, सी है, डी ऑप्शन सही है ना। सेंस बनती है? हाँ बिल्कुल सेंस बनती है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब अगला क्या है, गांधी जी कब आए, ठीक है, और उन्होंने साबरमती आश्रम में कब बनाया, पहला जो बैटल लड़ा था उन्होंने वो कहाँ पे लड़ा था, बिहार के कौन से पीजेंट्स थे जिनके लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। चोरी चोरा कांड क्या था, उसके बाद जितनी भी बातें हुई हैं, कांड नहीं, जो बातें हुई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। ये मॉडर्न हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मिडिवल या एशियन हिस्ट्री में ध्यान मत देना, ठीक है। आने के चांसेस बहुत कम है। आ भी सकते हैं 1 या 2 नंबर का, अगर आगे क्वेश्चन एक आधा फंस गया, पर उसके लिए कई घंटे खराब कर देना है एक क्वेश्चन के लिए, मुझे लगता है टाइम इतना वर्थफुल है, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट टाइम आप कहीं और भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहला हिस्ट्री हो गया, दूसरा है आर्टिकल, मतलब पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कौन कौन से हुए, प्रेसिडेंट की क्या
उम्र होती है, कौन उसे शपथ दिलाता है, कौन नहीं दिलाता है, किसी को रेजिग्नेशन देना तो किसको देगा, वो सब किसका है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑडिटर जनरल, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटी के हिसाब से। ठीक है, शेड्यूल्स भाई कितने 12 शेड्यूल है भाई, ओथ कब के कौन से में है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो म्यूनसिपल के लिए कौन सा था, पंचायती राज के लिए कौन सा था, ठीक है ना, कि और ये ट्राइबल्स को कौन देखेगा भाई, ये सारे जो शेड्यूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल आता है, कि कितने शेड्यूल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंडमस क्या है, हर्बिस्कोपस क्या होता है, ठीक है, और कोवरेंटो क्या होता है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं इनकी, और ये पेपर में आने की चांसेस इनके बहुत ज्यादा है। पूरी पूरी पॉलिटी पढ़ने लग जाओगे भैया किसने इंट्रोड्यूस करी, 1935 से ली थी, तो ये सब तो बहुत बड़ा जरा लंबी कहानी हो जाएगी, तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमें इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहिए। जो मोटे मोटे टॉपिक है बस हमें वही उठाने चाहिए। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है ना भाई, हिमालय से निकली ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरी, गंगा कहाँ जा रही है, यमुना कहाँ जा रही है। यमुना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हमारे स्टेट में बह रही है, तो यमुना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमुना हमें नहीं छोड़नी, ठीक है, सरस्वती हमें नहीं, अम्बाला में टांगरी बह रही है, वो सब हमें नहीं छोड़ना, ठीक है ना। बाकी ये इतना बड़ा है पूरा ज्योग्राफी, तो भाई सारी ज्योग्राफी है भाई। हिमालयन रेंजेस कहाँ, शिवालिक रेंजेस कहाँ जा रही है भाई, अरावली रेंजेस कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये सब इतना मोटा मोटा, इसमें ना आप एक काम ज्योग्राफी को निपटाने का एक सबसे इम्पोर्टेंट इजी तरीका ये है कि आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब पार्ट्स क्या है दोस्तों, पहले आप देखो, रिवर्स उठा लो, पहले रिवर उठाई, गंगा रिवर सिस्टम उठा लिया, गंगा की कौन सी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, ये उठा लो। दूसरा डैम्स, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा डैम है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई नया डैम बन तो नहीं रहा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई नया हाईवे तो नहीं बन रहा, नेशनल हाईवेज वो ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो करंट में न्यूज में है। जैसे दिल्ली तो देहरादून हाईवे बन रहा है, तो ये सारे है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए आते हैं क्योंकि ये अभी करंट न्यूज में है। जो चीजें न्यूज में है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आने से, ठीक है, कि आपको ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए। वो गवर्नमेंट जो एग्जाम बना रहा है वो ये लेके चलता है कि भाई कम से कम बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। नेशनल हाईवेज हो गया, ठीक है। और हमें ज्योग्राफी में है दोस्तों डांसेस, ये कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, ठीक है। ये सारे ट्राइब्स कौन कौन से हैं, ट्राइबल डांस कौन कौन से हैं, ट्राइबल डांस हो गया, नेशनल हाईवेज हो गया। एयरपोर्ट अभी कोई नया है, जैसे अपने आपको पता ही है ये यूपी में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सब जो अभी करंट चल रहे हैं, ठीक है, किसी का नाम बदला हो एयरपोर्ट का तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी वो कोई नहीं पूछता भाई ये स्टेट है तो इसका भैया कैपिटल कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुराने हो गए। अब ये भी कोई नहीं पूछता कि भाई मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, कितने प्लैनेट हैं, ठीक है, अर्थ का पास वाला कौन सा है, अर्थ जैसा कौन सा है। ये क्वेश्चन अब ना मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं, हो गए हैं। कुछ का ना पैटर्न होता है एग्जाम का, वो हर एग्जाम्स में उसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये भाई अर्थ जैसा है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से पे है, जुपिटर कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न की कितनी ज्यादा है। तो ये सब क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं, एक बार नजर डालना हो डाल लेना अगर टाइम मिले, बाकी इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि कई सालों से ये एग्जाम्स में किसी में भी देखे नहीं गए। तो इन पे अगर अभी जब कहीं नहीं देखे गए तो अब यहाँ पे टाइम लगाना, आप समझ रहे हो ना, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। सब कुछ है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है, हमें टाइम बचाना है क्योंकि और सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो तो हम आखिर में देखेंगे ना, वो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए हैं, तो ये कौन से हैं, ये तो हमें पढ़ना है असली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों साइंस। साइंस में दोस्तों फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसआई यूनिट्स पढ़ लेना, एसआई यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी मिरर वगैरह कोई नहीं पूछ रहा है भाई कि हाँ ये कहाँ इस पे
फोकस जा रही है, ये कहाँ कटेगी, कोई नहीं पूछ रहा, ये आउट ऑफ डेटेड, बहुत साल पहले खत्म हो गए क्वेश्चन आने एग्जाम्स में। अब हरियाणा में आने के चांसेस कितने हैं? मैं कहूँगा भाई 0.001 है। अब उस पे आप स्क्रीन आना चाहते हो, ये क्वेश्चन जो है SI यूनिट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके आने के चांसेस 80 to 85 है। तो ऑब्वियसली इस पे ज़्यादा टाइम आया तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्कैंडल आगे क्या है, लाइट की क्या SI यूनिट होती है, ठीक है, ये सब। अब आ गया भैया अपना बायो। बायो में क्या आता है? हार्ट, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, पहले तो वही इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं लिख देता हूँ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। भाई 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट और आर्टरी है, वो क्या करती है? वेन्स, कौन सी वेन है जो इम्प्योर ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड कौन सा लेके आती है? आर्टरी कौन सी जो इम्प्योर लेके आती है? पल्मरी आर्टरी होती है जो इम्प्योर लेके आती है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट में। वेन सारी इम्प्योर लेके जा रही हैं, पर ऐसी वेन कौन सी है जो सिर्फ प्योर ब्लड लेके आ रही है? पल्मरी वेन होती है जो लेके आती है, ठीक है ना। किडनी के क्या फंक्शन है, लंग के क्या फंक्शन हैं, ये ब्रेन का क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन बॉडी तो इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी पोलन ग्रेन्स वगैरह क्या होते हैं ये कोई नहीं पूछता, खत्म हो गए प्लांट के। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कौन क्या करता है, ये खत्म हो चुके। अब इन पे टाइम लगाना सबसे पहले ही दिया यही हुआ है। कोई नया बच्चा, अगर आप नए नए तैयारी कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि भाई पोलन ग्रेन्स है तो मैं इसको पढ़ लूँ, तो इतना टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है आएगा ये काफ़ी पुराने हो गए एग्जाम्स में, ठीक है ना। अब इससे क्या है भाई, डिजीजेस कौन सी, किसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है। वायरस किसने इन्वेंट किया था? इवॉन ने किया था वायरस। बैक्टीरिया किसने किया? सेल किसने किया था? हुक ने किया था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको पार लगा देंगी, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया तो सब कुछ हुआ है। एग्जाम्स में इतना नहीं आएगा, सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे करने हैं, ठीक है। सब कुछ पूछना है, बायो पूछनी है, सब कुछ पूछना है। डिजीज कौन सी है, किसकी कमी से, विटामिन की कौन सी कमी, विटामिन कौन सी, विटामिन सी की कमी से इसका भी होता है, डी की से होता है, किसकी कमी से क्या क्या होता है, ई से क्या होता है, ए से क्या होता है, बेरी किससे हो रहा है, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस किससे होती है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। पेपर में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कौन कौन से तरह के होते हैं, ये बायो का क्वेश्चन भी है। बाकी आपका ये एनवायरनमेंट है उसमें भी आएगा, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। पॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, उनको कैसे प्रिवेंशन करना है, ठीक है। अब आ गया दोस्तों इकोनॉमी। हरियाणा में इकोनॉमी में बहुत बहुत ज़्यादा जोर मारे, रूरल जो है अपना मार्केटिंग वगैरह पे भी इकोनॉमी, वो भी इकोनॉमी का भी पार्ट होता है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देख लेंगे अभी। इकोनॉमी में क्या क्या है भाई, 5 ईयर प्लान्स पढ़ने पहले तो सबसे पहले कौन से 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, किस में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था, और अपना ब्लू रेवोल्यूशन क्या था। और हमें पूछ लेंगे भाई आपके 5 ईयर प्लान हो गए, ठीक है। और अपना है रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। बैंक कितने में देता है, RBI कितने में दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए। अब जो 15 में से कम से कम 6 या 7 मार्क्स का आएगा। अब मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, कौन सा है, करंट अफेयर, ठीक है। अब ये चल रहा है मई, मतलब मई में पेपर है आपका, मई में सबसे पहला पेपर है हरियाणा जेई का, या उसके बाद फिर जून में आपके CGL CHSL के हैं। तो यानी कि जनवरी से लेके ये 5 महीने तो इम्पोर्टेंट है ही, कम से कम पहले तो ये करो, और ये जो है ये 6 महीने कर लो, ठीक है ना। कोई भी मंथली करंट अफेयर उठाना, रोज रोज का पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। रोज क्या हो रहा है, इतना यूपी से पेपर थोड़ा दे रहे हो या SC का पेपर थोड़ा है, ये भाई छोटा सा एक हरियाणा पेपर है, तो इतना नहीं है भाई डिटेल में हर रोज क्या हो रहा है। महीने का उठाओ, 1 घंटे की वीडियो होती है, लगा दो सारे क्वेश्चन। दूसरा महीने उठाओ, सारे 100-150 क्वेश्चन होंगे, सारे लगा दो, ये खत्म हो जाएंगे करंट अफेयर। एक दिन लगा दो करंट अफेयर में, सारे के सारे करंट अफेयर खत्म, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। टाइम नहीं है अपने पास। अब आगे दोस्तों हरियाणा जीके, हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे दोस्तों 20 क्वेश्चन, तो ये तो हमें छोड़ने नहीं। हरियाणा जीके के डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप अगर आप हरियाणा से हैं या बाहर से हैं तो पेपर पहला दिया था, क्लियर है तो हरियाणा जीके आपको आती होगी, बस उसको रिवीजन मार लेना, ठीक है। हरियाणा जीके 20 नंबर की है भैया, 17 से 18 तो यही मारो, कुछ भी करो, ठीक है ना। अगला है दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर।
दोस्तों कंप्यूटर हमसे पूछी जाएगी 10 नंबर की। पहला तो है दोस्तों बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। भाई सीपीयू क्या था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ किसने इन्वेंट किया, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और क्या पूछे जाएंगे, बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड, पॉइंट, ठीक है। और पूछा जाएगा एक्सेल। यूट्यूब पे डालना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमएस एक्सेल, आ जाएंगे 100 क्वेश्चन, लगा दो खत्म बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमएस वर्ड आ जाएंगे 50-60। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर पॉइंट, खत्म, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग टेंशन लेनी नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या आती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या आती है, बस ये छोटी मोटी बातें रगड़ देनी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। पार देंगे इसको हरियाणा को ढंग से, तसल्ली से, ठीक है ना। चलो अगला है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक है आपका जो कमजोर है, मिरर इमेज वाला कमजोर है, मैट्रिक्स वाला कमजोर है, जो भी कोई एक टॉपिक होता है, सिलोगिज्म है, वो कमजोर है आपका, तो बस उसे क्वेश्चन लगाओ। बाकी अगर करो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। किरण एक बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर पढ़ा है आपके पास, उसमें अगर जीएस रीजनिंग क्वेश्चन है तो बस वो लगा लेना। अगर नहीं है तो किरण की एक बुक आती है, मार्केट में किसी भी आप मार्केट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग के बढ़िया सेट दे रखे हैं 19 में, 20, 21, 22, तो 22 का लगाना, 21 का लगाना, बस 2 साल के रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लो आप। कोई 20-25 सेट लगा लेना, कोई क्वेश्चन लगेगा इसमें आपका पूरे 15 मार देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है ना। अब आ गया दोस्तों हमारा प्यारा मैथ। अब मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अब टेक्निकल जो नॉन टेक वाले हैं वो तो मैथ्स पढ़ के गए होंगे, उनके नंबर अच्छे आए होंगे। जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, आईटीआई से, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, उनकी मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह नहीं है, क्योंकि उनको टेक्निकल पेपर आता है। मैथ्स उनकी जीएस आती है और रीजनिंग आती है, तो पर मैथ में क्या करें। अब मैथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला तो है अलजेब्रा। अलजेब्रा किसी भी सीजीएल सीएचएसएल की बुक उठाओ प्रीवियस ईयर, उसके सेट लगाना शुरू करो, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहे हैं कि भाई अलजेब्रा के क्वेश्चन, तो भाई सब्जेक्ट वाइज भी कई सारी बुक्स हैं अवेलेबल है मार्केट में। सीजी अलजेब्रा के क्वेश्चन उठाओ, 100 क्वेश्चन होंगे, सारे जितने तरह के पैटर्न हैं सारे उसमें आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम खराब मत करना। इंजीनियरिंग वाले कोई 5 नंबर का आएगा आपके मैथ, ये नहीं कि भाई 80 नंबर का टेक्निकल आएगा, तो 80% टाइम भी टेक्निकल को दो। ये 5 नंबर का, तो इसको दिन का 5% ही देना है, ठीक है ना। अब दिन का 5% कितना, 20 मिनट 25 मिनट बनते हैं, वो आप देखो। तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है ना। अगला है दोस्तों बार चार्ट का एक क्वेश्चन आया था जो आपका प्री हुआ था, ये अपना सेट का प्री जो हुआ था अपना एचएसएससी सेट का प्री, उसमें बार चार्ट का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे, तो ये बार चार्ट को हम करके जाएंगे, ठीक है ना। इस बार टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे, ट्रायंगल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, ठीक है। और आए थे अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के थे, ठीक है। ट्रायंगल एंड सर्कल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मैथ के, ठीक है। बार चार्ट जो इंजीनियरिंग वाले बार चार्ट वगैरह मत लगाना, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे तो बार चार्ट के ही 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बार चार्ट तो मुझे लगता नहीं आगे आएगा आपके, मतलब अगर बार चार्ट देंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछेंगे, तो मुझे लगता है बार चार्ट इंजीनियरिंग वालों में आएगा, बाकी में आ सकता है बार चार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों के लिए, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रह गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मिक्सचर एनालिसिस भी है, पर उसका एक ही क्वेश्चन फंसेगा अगर फंसेगा तो, ठीक है। और एक बार मिक्सचर एनालिसिस और एवरेज के एक ही तरह के क्वेश्चन फंस सकते हैं, बस वो ही लगाना है अपने को, ठीक है ना। दूध वाला दूध पानी मिक्स कर दिया, वो आ सकता है, ठीक है। बस एक ही तरह का लगा लेना, बाकी सारे उसमें बन जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है, एवरेज के भाई दे रखा है, भाई बता दो इनका एवरेज क्या होगा, कि बच्चा ऐड हो गया तो कितना एवरेज होगा, बस, ठीक है ना। जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अगर एवरेज क्वेश्चन आता है तो आपका तो वही करना है अपना सबको,
जोड़ के सबसे काट देना। 12 दे रखे हैं तो जोड़ो उसको, 12 से डिवाइड करो। शॉर्टकट याद करने का आपके पास टाइम भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब याद करते हैं उसको ही रह जाओगे, इतना टाइम नहीं अपने पास। 3-4 चीजें दे रखेंगे, उसका एवरेज पूछ लेगा। बॉयज की एज दे रखी है, बॉयज की एवरेज, गर्ल्स दे रही गर्ल्स का एवरेज, ये कितना एवरेज वेट है, कितना एवरेज एज है, वो आप वैसे ही कर लेना आप, ठीक है ना। और जो आप उसके हैं CGL CHS वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आती होंगी आपको, ठीक है ना। बस उनके 1-2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनके, वही आप लगा लेंगे, सेट हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं। अगला अलजेब्रा हो गया, ये हो गया, ठीक है, मैथ हो गया अपना, है ना। अब है हमारे पास हिंदी। हिंदी में शब्द, भाई वर्ण क्या होते हैं भाई, मूल 44 तरह के होते हैं, कुल 52 तरह के वर्ण होते हैं। अब ये तो कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाला, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल ही हिंदी का ही पेपर दे रहे हो, कोई हिंदी का आपका जो मेन पेपर है हिंदी है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो हिंदी में 15 नंबर का हिंदी आएगी, तो हम हिंदी में पढ़े क्या, क्या पढ़े हिंदी में। तो भैया सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम अलंकार, अलंकार, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कारक, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि, और संधि हो गया, पर्यायवाची, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हवा पानी, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी पहले, ठीक है। तो चैनल पे पढ़िएगा, आप वहां से देख लेना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आप वहां से देख सकते हो, और वो उसके आने के चांस क्या है, हवा का, पानी का, अग्नि का, पर्वत का, विष्णु भगवान के क्या पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी जी के क्या पर्यायवाची हैं, गणेश जी के क्या पर्यायवाची हैं, और हाथी के क्या पर्यायवाची होते हैं, घोड़े के आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अश्व, ये सब, इसकी एक वीडियो बना दी थी मैंने कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके आने के एग्जाम्स में ज्यादा। अब पर्यायवाची तो इतने हैं भाई, पर्यायवाची याद करके थोड़ा रह जाएंगे, एक क्वेश्चन आना है पर्यायवाची का, 2 आ जाएंगे मैक्स। अब 2 नंबर के पीछे भैया पूरी हिंदी पढ़ी है हमारे पास, तो पूरे मैथ पढ़िए, पूरी इंग्लिश पढ़िए, छोड़ना नहीं हमें, सब कुछ है ना, सब कुछ करके जाना है। तो पर्यायवाची हो गया, अनिकार्ती शब्द हो गया, और एक ना दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इंग्लिश का पहले देखते हैं, फिर बताता हूँ कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अब आ गया इंग्लिश की बारी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्लोज टेस्ट आया था, आपको याद होगा प्री में, जो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्री था, उसमें कोई 4 या 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आया था। तो क्लोज टेस्ट इस बार भी आएगा, ठीक है। 4 या 5 नंबर का, 15 में से 4-5 नंबर का क्लोज टेस्ट हो गया, छोड़ना नहीं अपने को, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट हो गया, फाइंडिंग द एरर हो गया, फाइंडिंग द एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और है कॉम्प्रिहेंशन। अरे सर कॉम्प्रिहेंशन आप हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, क्या आएगा दोस्तों। तो हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है कि आपको कम से कम ना बेसिक जो एक 4-5 लाइन की एक लाइन वो दे देंगे पैराग्राफ, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, और इंग्लिश की एक 4-5 लाइन की पैराग्राफ दे देंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। कि आपको बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि कई भाई हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा से बाहर के हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, वो हो सकता है तमिलनाडु के हों, गुजरात के हों, कहीं के भी हो सकते हैं, पंजाब के हों, उनको बेसिक हिंदी नहीं आ रही। और हमारा हरियाणा की जो दो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश है, और इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए, सारा आजकल इंग्लिश में हो गया है। तो अगर आप हिंदी हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो भी उनको दिक्कत है, भाई सरकार में काम देंगी तो आपको समझ में ना आए, ऐसा बच्चा ना आ जाए कोई। तो कुछ नहीं है, रोज एक कॉम्प्रिहेंशन लो, उसको कर लो कन्वर्ट, रोज एक एक करना है बस। अगर आपके पास 25 दिन लगे हैं जेई के लिए, जेई में तो आ गए नहीं, 50 दिन लगे सीजीएल सीएचएस के लिए, तो उसमें 50 लग जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑल्टरनेट कर लो, 25, एक दिन एक लगा लिया, या एक दिन में 2 लगा लो, एक दिन 2 लगाया, एक दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन 2 लगा लिया, ठीक है ना। तो ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं है, वो सेम बात ही होती है, बस हमारे मुंह में शब्द पता है हमें, पर लिखने नहीं आ रहे, बस वो झिझक हट जाएगी, आप 4-5 लगा लोगे तो खत्म बात, ठीक है ना। इंग्लिश हो गया। अब दोस्तों आ गई हरियाणा इकोनॉमी। अब हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा की इकोनॉमी, ठीक है। अब इस पे क्या क्या
भाई हरियाणा की मोस्टली जो जनता है हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी में बिलीव करती है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। अब उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा क्या क्या सरकार जो है वो क्या क्या उसके रूल्स निकाल रही है, इंश्योरेंस करवा रही है भैया, उनको एक मुआवजे दे रही है कि अगर आज की खेती करोगे तो हम आपको मुआवजा देंगे। और इंश्योरेंस होता है कि भाई कोई अगर तूफान बांधी बारिश वारिश होगी, आपकी फसल खराब हो जाती तो सारी पेमेंट हम करेंगे, ठीक है ना। लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं बड़े बड़े बड़े, और जो कोल्ड फ्रिज कोल्ड सेंटर खोले जा रहे हैं कि भाई खाना जो सर्दियों खाना है वो गर्मी में भी अवेलेबल हो, गर्मियों का खाना सर्दी में भी अवेलेबल हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार देख लेते हैं, चलिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हरियाणा एग्रीकल्चर, क्रॉप पैटर्न। क्रॉप के क्या पैटर्न, खारिफ में कौन सी उगती है, रबी कौन सी होती है, उसके लिए कितना पानी चाहिए होता है, कितना नहीं चाहिए, तो कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी क्रॉप फसलें उगाई जाती हैं, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या कौन कौन साइंटिफिक मेथड है जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे डेवलपमेंट हो सकती है एग्रीकल्चर में, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। कि जो वही किसान इतनी मेहनत से उगाता है, पकाता है, पानी देता है, उसको धूप में काटता, फसल सब कुछ करता है, फिर उसको सही दाम भी तो मिलना चाहिए। कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे सीधा प्रोडक्ट बीच के सारे लोग हट जाएं और सीधा कंज्यूमर की तरफ जाए, समझ रहे हो। जो सप्लायर है और कंज्यूमर है, सप्लाई कर रहा है सामान को, अपनी सब्जी दाल चीनी अनाज चावल, सीधा कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच पाए, ठीक है। और सीधा अगर उसको अभी 2 रुपये किलो किन्नू बेच रहा था वो, अगर उसको 15-20 रुपये मिलने लग जाए, 10 रुपये मिलने लग जाए, 15 रुपये मिलने लग जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो 40 रुपये बिक रहा है किन्नू, 1 किलो किन्नू 30 या 40 रुपये बिक रहा है, और उसको मिलते 2 रुपये किलो। तो बीच के जो लोग हैं वो हटके सीधा सीधा मिले, कैसे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ऑनलाइन कैसे ले जाया जा सकता है इन सबको। ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो हमें हरियाणा इकोनॉमी में पढ़नी है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होती है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, रूरल इंडेप्टनेस, कि भाई कैसे वो ब्याज के कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं किसान, उनको कैसे बचाया जा सकता है, क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट करें हम उनको, ठीक है, कि ताकि उनको सही दाम मिल सके, जो उनकी मेहनत है उनका सही पैसे मिल सके, और मिलने भी चाहिए। किसान की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे देश में, बस थोड़ी गाइडेंस की कमी है शायद। पढ़े लिखे आप जैसे बच्चे सिलेक्शन होंगे इनके, ठीक है, वो उनकी मदद कर पाएंगे, इसलिए सरकार ने डाला है, ठीक है ना। जब 80% जनता हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड कर रही है तो उसके उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। शुगर कैन को कितना चाहिए भाई, 120 सेंटीमीटर शुगर कैन को चाहिए, चावल को 120 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर आप गेहूँ उगा रहे तो 50 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मेज़ क्या किस में आता है, ठीक है, खारिफ कौन सी है, रबी कौन सी है, कैसे उनको लोन मिल सकता है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। हर टॉपिक को क्या करना है ना, कोई ढंग की ऐसी बुक तो है नहीं मार्केट में अवेलेबल, ठीक है ना। तो क्या करो, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी डाल सर्च मारो, ठीक है, तो उसके पॉइंट आ जाएंगे। बस रट मारो, 1-2 पेज का है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो रख लो, और बस उसको जब पेपर जाने से पहले अभी एक बार पढ़ लो, और पेपर आएगा, पेपर जाने से 2-3 दिन पहले पढ़ लेना, ठीक है, और एक रात पहले पढ़ के लेना, खत्म। पेपर में आएंगे क्वेश्चन, अंदाजा सा होगा, अच्छा ये बोल रहे हैं, हाँ इसके, हाँ ये कोई असली में छोड़ना है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि हाँ पढ़ा होना चाहिए, समझो, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई तुम्हारा मैथ पेपर है, कोई क्वेश्चन निकाल दिखाओ, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, थोड़ा सा नॉलेज, जनरल नॉलेज, जीके है काइंड ऑफ, कि भाई इतना ही तो पता होनी चाहिए, ठीक है।
अगला देखते हैं भाई। अगला है हमारा रूरल मार्केटिंग। भैया रूरल मार्केटिंग क्या है भाई, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब आपको पता होगा भाई, कोविड आया था, कोविड के टीके लगे थे। सरकार ने खूब कोशिश करी लोगों को समझाने की, भाई टीके लगवाओ, इसका ये बेनिफिट है, इसका नहीं है। वो था नहीं था वो हमारा हमारा कंसर्न नहीं है, हमें पेपर निकालना है, ठीक है। कि वो उन्होंने, सरकार ने टीके लगवाए, सही करा गया, पर वो बताने की कोशिश कर रही थी कि भैया ऐसे है, टीके लगवा लो, आपको कोविड नहीं होगा, फैलेगा भी, लोग बचेंगे। पर लोगों ने नहीं लगवाए, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। जैसे अब ऑनलाइन है, मिंत्रा है, जबोंग है। अब जो बड़े बड़े शहर हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, वो बड़े बड़े शहरों में दे रहे हैं डिलीवरी। और जो बहुत छोटा किसी गांव का बिल्कुल छोटा इलाका होगा, महेंद्रगढ़ में कोई एक छोटा इलाका है, क्या वहाँ अमेजोन डिलीवरी करता होगा? नहीं करता होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से कोई प्रोडक्ट सेल भी नहीं हो रहा है। वो अगर कोई सेल भी हो रहा होगा वहाँ से, तो वहाँ पे भी डिलीवरी होगी ना। वहाँ पे इतनी डिमांड है ना, उनको पता, लोगों को पता भी नहीं है कैसे ऑर्डर करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि भाई वहाँ पे कोई कुछ बनाते हैं, वहाँ के लोहे का कुछ बनाते हैं या मिट्टी का कुछ बनाते हैं और वो बेच सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी, पर वो अपॉर्चुनिटी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे अपॉर्चुनिटी लाई जाए। और चैलेंजेस क्या है, जैसे मैंने बताया कोविड था भाई, इंजेक्शन लगवा लो, ये करवा लो, करा लो, नहीं लगवाया, तो चैलेंजेस है कि उनको समझाना पड़ता है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, ठीक है। एजुकेशन से दूर हैं, टेक्नोलॉजी से दूर है, जिस तरह भी उनको डर लगता है कि भाई हमारे पैसे ना फंस जाएं, जो भी कारण है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, चलो। टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, ठीक है। फोन वोन नहीं है, जो भी है उनका ऑनलाइन ले जा नहीं पा रहे हैं, ऐड पोस्ट नहीं कर पाते, ऐड देख भी नहीं पाते, जो भी कारण है उनका, ठीक है ना। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। अमेजोन पे आपको पता होगा एक सेल लगती है भाई, ग्रेट इंडियन सेल, ठीक है। उस पर आपको कोई भी अगर कूलर लेना है, गर्मी आ गई, कूलर ले, आपको कूलर ही होता है, तो कूलर 80% ऑफ, 70% ऑफ मिलता है। और वही अगर आप अपने रूरल में कोई दुकान वाला होगा, उससे आप खरीदोगे पंखा है, कूलर, तो वो आपको पड़ेगा कुछ रेट, तो मिलेगा पूरे 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 रेट पे मिलेगा, डिस्काउंट तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो पैसे बच सकते थे। पर क्या है, रूरल कंज्यूमर का बिहेवियर यह है कि भाई ऑनलाइन मंगाऊंगा, कोई चीज़ खराब तो नहीं आ गई, भाई खराब आ गई तो वापसी तो हो जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता खराब होगी तो वापस जा सकती है, कि मेरे पैसे ना फंस जाएं। तो कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे, ठीक है। तो अब सेल लगी है, अगर आपको कोई ब्रांड कपड़ा पहनना है, कि आप चाहते हो कि भाई मैं रीबॉक की टी शर्ट पहनूँ या मैं नाइक की टी शर्ट पहनूँ, तो सेल चल रही है, आप वही टी शर्ट 300 रुपये में ले सकते हैं। पर क्योंकि आपको मतलब जनता को वो नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वो ऑनलाइन नहीं मंगा पाते हैं, किसी भी कारण में पैसे फंस जाएंगे, गलत चीज़ ना आ जाए, जो भी कारण है, तो वही लोकल चीज़ पहन लेंगे 200-300 रुपये की, महंगी शायद उससे। तो कहने का मतलब ये है कि रूरल कंज्यूमर का बिहेवियर अभी तक हमारा चेंज नहीं हो पाया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उनका चेंज करने के लिए, ठीक है। प्राइस प्रमोशन कैसे कर सकते हैं हम रूरल में चीज़ों का, ठीक है। ई कॉमर्स कैसे लाया जा सकता है रूरल मार्केट में। वही मैंने बताया, लोहे का लोहार है, तो वो अपना लोहे का, आपको लोहे की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, पर वो देते हैं शायद 300 रुपये, 200 रुपये में। और अगर वही चीज़ ऑनलाइन अगर आप बेचेंगे 3000, 4000 की बिक जाएगी, तो वो जो मार्जिन है ना, उनको मिल सकता है। लैक ऑफ नॉलेज ना नहीं है, के कारण नहीं मिल पा रहा। आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ये बातें आप वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो भविष्य तो ऑब्वियसली युवा के हाथ में ही है, ठीक है ना। तो करिए मेहनत यार, अच्छे बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए, सीधी बात ये है, सभी होने चाहिए। जो एग्ज़ाम जंगल के फैमिली जुड़े हैं, हमारा तो कारण ये मेहनत तो यही है। बेस्ट नॉलेज है ना, जो बिल्कुल बेस्ट, कि भैया इससे बाहर आएगा ही नहीं, वो आपको दे सकें, कैसे भी दे सकें। वीडियो आई नो
बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप रोज़ वीडियोज़ नहीं आती हैं। यार एक जो काम की वीडियो है बस वही आनी चाहिए ना, टाइम में आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी मैं कुछ भी वीडियो बनाऊँ और टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल मत देखो। ऐसी देखना देखो, मतलब आपको नॉलेज मिलती है, थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है कई बार, तो मर्जी है आपकी, देखो मत देखो, पढ़ो पर दबा के पढ़ो, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी मार्क्स का आने वाला है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, आर्टिफिशियल क्या हैं। सनलाइट नेचुरल है, ठीक है, और कोल नेचुरल है, जो मतलब कि नेचुरल जो कुदरत ने हमें दिया है, आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज ये बस, ठीक है। फॉरेस्ट से क्या मिल रहा है हमें, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज क्या हैं, लकड़ी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, गम मिल रही है, ये सारे जो हैं फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं। ऐसी वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिवर के रिसोर्सेज हैं, ओशन से है ना, फिश मिल रही है, लोग फिश खाते हैं, ठीक है, और इकोलॉजी बैलेंस रहती है, रेन वहीं से बनती है, ओशन का पानी एवोपरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर वो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा साउथ वेस्ट से बनता है, चलता है पान, अब बादल यहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट में टकराता है, फिर यहाँ से रिट्रेटिंग मानसून होते फिर वापस आता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इतना डिटेल में हमें जाना भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है, ठीक है। तो और क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, इकोलॉजी, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, डेजर्ट एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब चलो भाई, क्या होता है वो, एक टिड्डा है, ठीक है, उसको कौन खाएगा, एक सांप खाएगा, ठीक है, फिर इसको कौन खाएगा, एक पक्षी खाएगा, ठीक है। अब पक्षी को कौन खाएगा, पक्षी को कोई बड़ा पक्षी खा लेगा, जब कोई बर्ड खा, फॉक्स खा लेगी, वो लोमड़ी होती है जो, वो लोमड़ी खा लेगी, लोमड़ी को कौन खा लेगा भाई, चीता खा लेगा, शेर खा लेगा। तो ये ना एनर्जी फ्लो हो रहा है ना। अब ये तो खा रहा था पेड़, अभी पेड़ इसको खा रहा था, सांप इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है। अब एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है, ये क्या है, ये एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब ये पेड़ को खाएगा, मान लो पेड़ के 20 पत्ते खाएगा ये, अब स्नेक तो एक तो खाएगा नहीं, टिड्डा, अब स्नेक खाएगा कोई 50 टिड्डे, और ये खाएगा कोई, ये जो बर्ड है एक सांप नहीं खाएगी, ये खाएगी कोई 4 या 5 सांप रोज के, तो इसका पेट भरेगा। ऐसी फॉक्स है 2 या 3 फॉक्स खाए, इसके बर्ड खाएगी रोज, तो उसका पेट भरेगा। शेर जो है एक फॉक्स खा लेगा, एक लोमड़ी खा लेगा। तो पहले तो भाई 100 पत्ते खाए, फिर 50 खाए, फिर 4-5 सांप खाए, एनर्जी फ्लो होता जा रहा है कि भाई उसकी 10, वो कहते हैं कि 90-10 रूल होता है, 10% एनर्जी ही फ्लो होती है आगे आगे आगे, ठीक है। अब इसकी 10% ये नीचे 10% थी तो वो ली, इसलिए 10-10-10-10% आगे आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बताने लगूंगा ना एक्सप्लेन करके, तो ठीक है चलो। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है भाई, जो खतरे में है, जो एक्सटेंड हो सकती है, जो लुप्त हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद अगर उनको नहीं संभाला गया। राइनोसोर्स, गैंडा गैंडा हिपोपोटामस, पानी का घोड़ा होता है वो, शेर, चीते तो एक्सटेंट हो गए हमारे देश से, अभी इंट्रोड्यूस किए थे, उनमें से 2 मर भी गए। एमपी में कूनो नेशनल पार्क में जो लॉन्च किए गए थे, तो 4-5 8 चीते थे, नमीबिया से ले आए गए थे, तो 2 तो चीते मर भी गए बेचारे।
करे उनको इन्फेक्शन हुआ पेट में, वो पहले से इन्फेक्शन था, जो भी कारण था, एयर सूट नहीं करी, जो भी था, मर गए। तो इनको जो अभी है इनको हमें बचाना चाहिए, एक्सटेंड ना हो जाए, ये सब है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, भाई अगर आपकी बिल्डिंग रेसिडेंशियल है तो कितने डेसिबल तक नॉइज अलाउड है, अगर आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में है तो कितना अलाउड है डेसिबल, ट्रैफिक कितने लेवल तक इसका नॉइज पोल्यूशन अलाउड है, ठीक है। ये सब एक अगर आप हमारे उस पे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, तो ये जो है ना डेसिबल में कितने कितने हैं, ये वहाँ से आप उठा लेना, सीधा मैं सीधा आपकी एक फोटो खींच के डाल दूंगा कि भाई कितना इंडस्ट्री एरिया में अगर आपकी घर है तो कितनी डेसिबल तक एनर्जी है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ये सब की एक ना वीडियो प्रिंट आउट लेके मैं डाल दूंगा, वहाँ से सीधा सीधा पढ़ लेना, ठीक है ना। छोटा सा होगा, ठीक है। इंडोर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंडोर में कहता है, इंडोर इंडोर में क्या है, इन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट इसमें होगा। एक होता है बेंगलोर वेस्ट मैनेजमेंट, बेंगलोर मतलब इन नहीं है तो यानी कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के बर्निंग करके हम सॉलिड को बर्न करते हैं, लंबी कहानी है, मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां से देख लेना। और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं, ठीक है। मैन मेड कौन कौन से हैं, और आर्म फोर्स कौन सी यूज होती है जब डिजास्टर होता है, तो आर्म फोर्स कौन सी यूज होती है, पुलिस कौन सी यूज होती है, कौन सा एक्ट लगता है, प्रोटेक्शन एक्ट हमने यूज है। दोस्तों ये तो थी मोटी मोटी बात, और 40-42 मिनट की वीडियो बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसकी ये तो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को इसको पढ़ने मतलब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी हम ये छोटी मोटी बातें हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे कि भाई बाबर पहले आया, हुमायूं कैसे आया, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स करके हमने डाल रखी है। अगर आप अभी तक हमारे एग्जाम जंगल चैनल पे नहीं हो, जुड़े हो, तो जुड़ सकते हो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आने ये आपके एग्जाम्स में जो है ना टाइम टू टाइम हम डालते रहेंगे, तो वीडियो भी आपको मिलती रहे, ठीक है, तो सही नॉलेज मिले। तो उस वजह से अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, मजे लो, ठीक है। सिलेक्शन भगवान करेगा, इस बार आपको जो मेहनत है दिन रात कर रहे हो उसका सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और कुछ नहीं, अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।